हाय गाइस, नमस्कार। वेलकम टू गाइडली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होने वाली है एज यूजुअल। रीजन, आज हम आरबीआई असिस्टेंट का प्री का आज हम मेमोरी बेस्ड पेपर हम करने वाले हैं। और मेमोरी बेस्ड पेपर में आज हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज आपको क्या क्या आइडिया लगेगा, आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली आरबीआई असिस्टेंट में पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आपको वहां एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले मैं आपको इन क्वेश्चन के जरिए एग्जाम हॉल में पहुंचा दूंगा कि एग्जाम हॉल में आपको अपनी थॉट प्रोसेस कैसे रखनी है, क्या सोच के आपको जाना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही सरल शब्दों में। लेकिन आपको लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहना पड़ेगा, लास्ट तक वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, तभी जाके हर चीजें आप समझ पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जो कि आपका ये पजल का क्वेश्चन है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल का। इसकी हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली हमको इनमें क्या करना होता है। 7% PQRSTUV आर वर्किंग इन अ कंपनी एट डिफरेंट डेजिग्नेशन सच एज CFO, और ये आपके पूरे नाम दे रखे हैं, डायरेक्टर। Designation are given in decreasing order such as CFO is the senior most designation and director is junior most designation। इतनी बात आपको यहां पे बता दिया और यहां पे आपको पूरा ऑर्डर आपको यहां पे दे दिया। मतलब क्या क्या दिया? CFO, फिर हो रहा है आपका COO, फिर होता है आपका CEO, फिर होता है आपका CMO, फिर होता है आपका CIO, फिर हो रहा है आपका CTO, और लास्ट में आपका हो रहा है डायरेक्टर। क्लियर है? अब इनको हम क्लोज कर देते हैं। देखो, ये क्लोज करना काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लोज आपको ये करना पड़ेगा ताकि चीजें, अब देखो आपने इतनी मेहनत की, आपने पूरा अरेंजमेंट बनाया, और एट द एंड आपको जब आप क्वेश्चन को जब सॉल्व करने गए कि आप क्वेश्चन यहां पे सॉल्व करें, तो आपको क्या हुआ, मिल क्या गया आपको कि पूरी खिचड़ी पक गई। इसलिए ये लाइंस आपको बनानी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर बनाना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अरेंजमेंट के लिए हम रीड करना हम स्टार्ट करते हैं कि एग्जैक्टली हमको यहां पे करना क्या है। ठीक है, एक बार मैं देख लूं प्रॉपर्ली, मैं विजिबल और ऑडिबल हूं, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे बोला क्या जा रहा है, आर इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू CMO बट नॉट डायरेक्टर। देखो, CMO आपके ये रहे, आपसे बोला क्या गया था, CFO आपके सीनियर मोस्ट है और डायरेक्टर आपके जूनियर मोस्ट है। CMO से जूनियर कौन हो रहा है? आपका हो रहा है आर। तो CMO से जूनियर आर यहां पे हो सकता है, आर यहां पे हो सकता है, लेकिन इसी आर के लिए बोला गया है कि आर आपका डायरेक्टर नहीं है, तो आर यहां पे नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ओनली 3% डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड वी। आर एंड वी के बीच में 3% होंगे। 1 2 3 वी आ गया हमारा, 1 2 3 वी आ गया हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मोर देन 3% आर सीटेड बिटवीन वी एंड पी हु इज नॉट CTO। पी आपका CTO नहीं होगा, लेकिन वी एंड पी में मोर देन 3 का मतलब होता है कि 3+ मतलब कि 4 मिनिमम तो होने चाहिए। मैक्सिमम तो 1,00,000 हो जाए, लेकिन मिनिमम 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 हो गए आपके। पी में CTO के लिए मना किया है, तो पी आपका 100% यहीं पे आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं 1 2 3 4 हो गया आपका, पी 100% यहीं पे आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली 2% आर डिजिग्नेटेड बिटवीन पी एंड यू। पी एंड यू में 2% होंगे। 1 2 यू आ गया, 1 2 यू आ गया। आगे बढ़ते हैं। Q is senior to S but junior to T. T is not the senior most person। कि T आपका जो होगा, T यहां पे नहीं होगा, बस इतनी बात आपको बोल दिया। देखिए क्या बोल रहा है कि Q जो होगा S से सीनियर होगा बट T से जूनियर होगा, तो Q को आपको यहां पे रखना पड़ेगा। तो ये Q से सीनियर मतलब Q जो है सीनियर टू S, S से सीनियर हो जाएगा मतलब S इसके नीचे आ जाएगा, और T से जूनियर है तो T आपका यहां पे आ जाएगा। सेम चीज अगर आप यहां पे ट्राई करने जाते हो तो Q को आपको यहां पे रखना पड़ेगा, ये S से सीनियर आ जाएगा और T से जूनियर, और T को यहां पे मना किया गया है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका अरेंजमेंट। क्लियर है? इतनी बात, कोई दिक्कत कोई समस्या? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, इनकी हम बात करते हैं कि इनमें एग्जैक्टली आपको क्या करना है। देखिए स्टेटमेंट की बात करते हैं। ओनली अ फ्यू बुक्स आर पेंसिल
कि सिर्फ कुछ ही बुक्स आपकी पेंसिल होंगी, सिर्फ कुछ ही बुक्स पेंसिल होंगी, मतलब बुक्स का ये वाला जो पार्ट होगा ये पेंसिल में कभी नहीं जा सकता। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सम नोटबुक आर पेंसिल, कि कुछ नोटबुक आपके पेंसिल होंगे, तो नोटबुक आपका हो गया ये। नो कंप्यूटर इज बुक, नो कंप्यूटर इज बुक मीन्स बुक तो आपका स्टार्टिंग में था, तो आपका जो कंप्यूटर हो जाएगा तो ये कंप्यूटर इधर हुआ और इस कंप्यूटर और बुक में नो रिलेशन आपका यहां पे बना हुआ है। क्लियर है? चलिए अब कंक्लूजन की बात करते हैं। ऑल कंप्यूटर्स कैन नेवर बी पेंसिल, कि पूरा का पूरा कंप्यूटर पेंसिल नहीं हो सकता। क्या कंप्यूटर और पेंसिल में आपको कोई सा भी रिलेशन बताया गया है? कुछ रिलेशन बताया गया है कि आपको? बिल्कुल नहीं बताया गया है। अगर नहीं बताया गया है तो यहां पे डेफिनेट जो भी आपके कंक्लूजन होंगे वो आपके फॉल्स होंगे। यहां पे लिखा है कैन नेवर। देखिए आपके सिलोजिज्म में दो कीवर्ड होते हैं, एक होता है कैन नॉट और दूसरा होता है कैन नेवर। कैन नेवर, कैन नॉट जो होता है ये आपका पॉसिबल केस होता है, ये होता है आपका पॉसिबल केस, बट जो कैन नेवर होता है ये होता है आपका डेफिनेट केस, ये होता है आपका डेफिनेट केस। ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कंप्यूटर कैन नेवर बी पेंसिल, ये तो हमारा हो गया। ऑल नोटबुक बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल नोटबुक बीइंग बुक इज अ पॉसिबिलिटी, कि क्या सभी के सभी हमारे जो नोटबुक है ये बुक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। रीजन देखो, बुक और नोटबुक में डायरेक्ट कोई रिलेशन आपको देके नहीं रखा है। अगर कोई रिलेशन नहीं दिया है तो हर एक पॉसिबल केस इनके बीच में सही होगा। फिर से बोल रहा हूं, हर एक पॉसिबल केस इनके बीच में सही होगा। क्लियर है? सो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू फॉलोअर्स मींस ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो एग्जाम इज सक्सेस, कि एग्जाम और सक्सेस में कोई रिलेशन नहीं होगा। एग्जाम और सक्सेस में कोई रिलेशन नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है? ऑल सक्सेस इज फेलर, ऑल सक्सेस इज फेलर, तो ये हो जाएगा ऑल सक्सेस इज फेलियर। ओनली अ फ्यू एग्जाम आर रिजल्ट, सिर्फ कुछ एग्जाम ही रिजल्ट होंगे। इसका मतलब कि कुछ एग्जाम ही अगर रिजल्ट होंगे तो ये हो जाएगा, ये एग्जाम रिजल्ट होंगे, लेकिन एग्जाम का ये शेडेड वाला पार्ट आपके रिजल्ट में कभी नहीं आ सकता। इतनी चीज आपको बताई गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सम एग्जाम कैन बी फेलर, सम एग्जाम कैन बी फेलियर, तो कुछ आपके एग्जाम होंगे वो फेलियर हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ध्यान से सुनना कि एग्जाम और सक्सेस में आपका नो रिलेशन है। हो सकता है फेलियर आपका बहुत बड़ा हो, मे बी कि फेलियर ही बहुत बड़ा हो और ई के पास भी आके चला जाए, तो यहां पे कैन भी है, मतलब पॉसिबल केस है। तो यहां पे अगर दोनों के बीच में कोई रिलेशन, आपको कोई रिलेशन अगर गिवन नहीं है तो हर एक पॉसिबल केस इनका ट्रू होगा। इसका मतलब ये भी आपका सही होगा। ऑल सक्सेस कैन नेवर बी रिजल्ट, सभी के सभी सक्सेस रिजल्ट नहीं हो सकते, ये आपका गलत होगा। क्यों गलत होगा? बहुत ही ध्यान से सुनना। सिंस हमको सक्सेस और रिजल्ट में कोई भी रिलेशन यहां पे देके नहीं रखा है, अगर कोई रिलेशन देके नहीं रखा है तो क्या एक भी डेफिनेट केस आपका सही होगा? क्योंकि कैन नेवर डेफिनेट होता है, जस्ट पहले ही हमने अभी देखा। इसलिए आपका ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज मींस ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू गुड और फॉर्चून, कि सिर्फ कुछ गुड ही फॉर्चून होंगे, कुछ ही गुड फॉर्चून होंगे। इसका मतलब कि गुड का ये वाला जो शेडेड वाला पार्ट होगा ये फॉर्चून में कभी नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं। ऑल फॉर्चून आर बैड, कि सभी के सभी जितने भी फॉर्चून हो रहे हैं ये सभी के सभी बैड होंगे, ये भी बना दिया हमने। नो बैड इज लक, कि एक भी बैड लक नहीं होंगे। क्लियर है? इतना हमने बना लिया वेन डायग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। नो फॉर्चून इज लक, कि फॉर्चून और लक में कोई रिलेशन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फॉर्चून आ रहा है बैड के अंदर और बैड और लक का कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए फॉर्चून का भी कोई रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? ये आपका सही हो गया। ऑल गुड बीइंग बैड इज अ पॉसिबिलिटी, कि कुछ गुड के बैड होने की पॉसिबिलिटी है। यार गुड और बैड में तो आपको क्लियर कट यहां पे विजिबल है कि यहां पे गुड और बैड में रिलेशन है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी वर्ड एग्जिस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। इसीलिए ओनली वन मींस ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात? चलिए और आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, सम डक और फिश, कि कुछ डक फिश होंगे। ऑल फिशेस आर डॉग, ऑल फिशेस आर डॉग, ये डक है ना, यहां पे आप थोड़ा सा लिखना पड़ेगा क्योंकि डी आपके दो हो गए। ओनली अ फ्यू डॉग आर रैबिट, कि सिर्फ कुछ ही डॉग रैबिट होंगे, ये हो जाएगा रैबिट। मींस डॉग का जो ये वाला शेडेड वाला पार्ट होगा ये रैबिट में कभी नहीं जा सकता। क्लियर है? चलिए अब देख लेते हैं कंक्लूजन। ऑल फिश बीइंग डक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल फिश बीइंग डक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि पूरा का पूरा फिश डक के अंदर आ जाए, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका हो जाएगा राइट। ऑल डॉग बीइंग रैबिट इज अ पॉसिबिलिटी, कि सभी डॉग के रैबिट होने की संभावना बिल्कुल नहीं, क्योंकि डॉग का ये वाला पार्ट रैबिट में कभी नहीं जाएगा। और यहां पे सिर्फ लिखा है कि सिर्फ कुछ डॉग ही रैबिट होंगे, सिर्फ कुछ ही डॉग रैबिट होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर कुछ ही होंगे इसका मतलब कि ऑल डॉग होने की, रैबिट होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? अब चलिए एक इंपॉर्टेंट बात, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा गाइडली गोड प्रोग्राम हिंदी 3.0 आया है, और यह प्रोग्राम आपके सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, अगर आप इसमें इनरोल करते हैं कौन कौन से बेनिफिट आपके अनलॉक होंगे, मैं सब कुछ आपको विगतवार बताता हूं। देखिए, जैसे ही आप एनरोल करते हैं तो आपको एक मेंटर असाइन कर दिया जाएगा विद इन 24 आवर्स, और आपको वहां से क्या होगा कि आपको उन मेंटर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट किया जाएगा, आपका कहीं ना कहीं एमआरआई स्कैन की जाएगी कि आपकी क्या मिस्टेक्स हैं, आपके गोल्स क्या हैं, सब कुछ आपको वहां से कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होगा कि एमआरआई आपकी जब हो जाएगी, कि मतलब ऐसा होगा कि मिस्टेक्स आपकी क्या हो रही हैं, आपके गोल्स क्या हैं, अभी आप कौन सी टू डू लिस्ट आप फॉलो कर रहे हो, आपके एग्जाम के लिए वो इतना इनफ है या नहीं है, कुछ आपको एक्स्ट्रा करना है, फिर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो तो आपको कम करना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ वहां पे डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद आपके मेन जो आपके मेंटर जो आपको पढ़ाएंगे उनसे भी आपको कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे, आपसे फीडबैक लेंगे। ठीक है, फिर आपको इसके बाद आपकी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी, एक प्लान दिया जाएगा कि आप इसको फॉलो करो, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आपको कहीं ना कहीं डेली आपको कुछ डेली आपकी ट्रैकिंग की जाएगी, कहीं ना कहीं आपको मॉक्स के आपके जो कुछ भी है आपको उसको समझा जाएगा कि आप डेली कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। मंथली आपका असेसमेंट होगा, मंथली आपका कहीं ना कहीं आपको इवेल्युएट किया जाएगा कि आप प्रीवियस मंथ के कंपैरिजन में इस मंथ में आपने क्या क्या ऐसे कुछ मेहनत करके और क्या कुछ आप में इंप्रूवमेंट हुआ, आपको वो चेक किया जाएगा। वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू आपका होगा कि वीकली आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हर वीक में आपका वो समझा जाएगा। और वीकली में जब आपका ये परफॉर्मेंस रिव्यू होगा उसी दौरान आपको जो कि आप मेंटर से, जिन मेंटर से आप पढ़ते हैं वो मेंटर से आपको 1 बाय 1 कनेक्ट करने का अवसर मिलेगा, और आप उन मेंटर से आपको जो भी डाउट्स हैं, दुनिया भर के जो भी डाउट्स हैं, जो भी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जैसे भी डाउट है, आप उनसे वो डाउट आप क्लियर कर पाएंगे। इतनी सारी चीजें आपको कहां मिलनी है, कहीं नहीं मिलनी है। आप एक बार इसमें प्लीज जरूर इनरोल कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक फॉर्म दिया गया है, उस फॉर्म को आप फिल करें और आपको हमारे यहां से कांटेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे रहा, और यहां पे क्या बोला जाए, 8% DEFGHIJK आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल सच दैट 4% आर सिटिंग इन अ मिडिल साइड ऑफ द टेबल and facing toward the center, while remaining 4% are sitting at the corner of the table and facing away from the center। बहुत ही ध्यान से सुनना। ये बन गया हमारा स्क्वायर। अब बात करते हैं कि स्क्वायर जब बन गया आगे की बात करते हैं हम कि आगे क्या होगा आपका, बहुत ही ध्यान से सुनना। स्क्वायर में क्या बोला गया है कि जो मिडिल में बैठेंगे वो सेंटर की तरफ देखेंगे, मतलब जो मिडिल में बैठेंगे वो सेंटर की तरफ देखेंगे, कुछ ऐसा आपको बन जाएगा ये। फिर जो कॉर्नर में बैठेंगे वो अवे फ्रॉम द सेंटर देखेंगे, मतलब कुछ ऐसा आपका बन जाएगा, कुछ ऐसा आपका बन जाएगा। फिर अब इनकी अरेंजमेंट की अब स्थिति को हम समझते हैं कि अरेंजमेंट में ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। आई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ जी, 2% सिट बिटवीन जी एंड एच। फिर E sits second to the left of H, as many persons sit between E and I, as between H and K. F is an immediate neighbor of K. D sits second to the right of F, who does not face J। आपको एक बात बताऊं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है
ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि आपको यहां पे एक पॉसिबिलिटी में आप बहुत गंदा फंसोगे, है ना। फंसोगे कैसे? क्योंकि ये पॉसिबिलिटी आपको लास्ट में ले जाके कहीं ना कहीं आपको छोड़ेगी। बहुत ही ध्यान से सुनना, यहीं पे करेंगे अपन, कहीं दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं बना रहे, लेकिन यहीं पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है कि जी के थर्ड राइट में आई होगा। एक बार ऐसा करो कि एक बार जी को आप यहां पे रखो, एक बार जी को आप यहां पे रखो, एक बार कॉर्नर पे जो कि आउटसाइड फेसिंग है, एक बार आपने मिडिल पे रखा जो कि इनसाइड फेसिंग है। जी के थर्ड राइट में आई होगा, तो थर्ड राइट में इसका राइट इधर होगा, तो 1 2 3 आई आपका यहां पे आएगा। और अगर इस आई को मानते हो आप, तो 1 2 3 आई आपका यहां पे आएगा। आगे बढ़ते हैं। 2% बिटवीन जी एंड एच, जी एंड एच में 2% होंगे। 1 2 का गैप देके, इधर तो आई बैठा है, इधर आएगा नहीं, 1 2 का गैप देके एच आपका यहां पे जरूर आएगा। इस जी से 1 2 का गैप देके इधर नहीं आएगा, लेकिन 1 2 का गैप देके इधर आपका एच जरूर आएगा। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एच के सेकंड लेफ्ट में ई होगा, तो एच आपका ये रहा, सेकंड लेफ्ट में ई होगा, मतलब कि इसका लेफ्ट इधर होगा, 1 2 आपका ई हो जाएगा यहां पे। इस एच से अगर आप देखोगे तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 का गैप देके और ये हो जाएगा ई आपका यहां पे। क्लियर है? एज मेनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड आई एज बिटवीन एच एंड के। अब बहुत ही ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, ई और आई में जितने होंगे उतने ही पर्सन एच और के में होंगे। एक बात बताओ, ई और आई में, पहले हम अंदर वाली पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। ई और आई में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये अपोजिट है। अगर ये अपोजिट है तो एच के भी तो अपोजिट होने चाहिए, तो के आपका यहां पे आएगा बाय डिफॉल्ट। यहां पर भी देखो कि ई और आई एक दूसरे के अपोजिट बैठे हुए हैं। अगर ये अपोजिट बैठे हैं तो एच और के भी तो अपोजिट बैठेंगे, इसीलिए आपका ये अपोजिट बैठ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के का इमीडिएट नेबर एफ होगा। बाहर वाली पॉसिबिलिटी में तो एफ आपका यहीं पे आ जाएगा। इधर देखते हैं कि एफ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो के का इमीडिएट नेबर, एक तो इमीडिएट नेबर आपका जी रहा, दूसरा आपका एफ यहां पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के सेकंड राइट में डी बैठेगा, मतलब इस एफ से सेकंड राइट में डी आपका यहां पे आएगा, और इस एफ से सेकंड राइट में डी आपका यहां पे आएगा। लेकिन क्या बोल रहा है, एफ डज नॉट फेस जे। अब एक पर्सन आपका जे बच रहा है, तो जे आपका यहां पे आएगा और एक जे आपका यहां पे आएगा। बोला क्या है कि एफ जे को फेस नहीं करेगा, मतलब कि ये जो जे इनसाइड देख के इधर देख रहा है एफ को, तो ये एफ को नहीं देख सकता। बाहर वाली पॉसिबिलिटी आपकी कैंसिल आउट, खत्म बात। अंदर वाली पॉसिबिलिटी आपकी हो गई सही। मैं इसलिए बोला था कि लास्ट पॉइंट पे ये कैंसिल होगा आपका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोला जा रहा है। ये आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज है। हाउ मेनी सच लेटर आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, बहुत ही ध्यान से सुनना, कि सबसे पहले लेटर की बात कर रहा है, तो लेटर आप लिख लो, फिर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, यहां पे हो जाएंगे आपके कॉन्सोनेंट, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, तो ये हो जाएगा आपका सिंबल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पूछा क्या है कि ऐसे कितने होंगे कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल, कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल, ठीक है। तो ये कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट था, कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल। चलो कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल एक पेयर आपका बना। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल, ये आपको दूसरा पेयर बना। कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल, ये आपका तीसरा पेयर बना। कॉन्सोनेंट लेटर सिंबल, ये आपका चौथा पेयर बना। और बस 4 पेयर आपके बने। मोर देन 3 आपके पास ऑप्शन था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। इफ ऑल द सिंबल्स एंड वोवेल आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी 12th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड। एक बात बताओ, अगर आपसे यह पूछा है कि राइट हैंड से आपको 12th लेटर बताना है, 12th लेटर आपको बताना है। आवाज आ रही है ना? इसमें एक लाइट जलती है जो कि मेरे को देखने में ना बड़ी ही इतनी छोटी बनाई है ना कंपनी ने, मतलब क्या बोलूं। तो राइट हैंड से 12th लेटर आपसे पूछा है, तो क्या आप सिंबल और बॉबल को काउंट करने वाले थे? सॉरी, सिंबल को आप काउंट करने वाले नहीं थे। ये बॉबल लिखा है ना, ये बॉबल है ना, मुझे लगा कि ये नंबर वगैरह, नंबर तो है नहीं उसमें। चलो बात करते हैं। अगर 12th लेटर पूछा है तो सिंबल को तो आपने रिमूव कर दिया, सिंबल को तो ऐसे भी काउंट नहीं करने वाले थे, लेकिन बॉबल आपका खेला जरूर करेगा। तो बॉबल की बात करते हैं कि 12th लेटर राइट हैंड से, लेकिन बॉबल को आपको काउंट नहीं करना है। यहां से देखो आप, 1 2, ये बॉबल आपका हो गया, ये भी बॉबल, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्यू हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये क्यू तक हम गए थे, क्यू हुआ आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवंथ टू द राइट ऑफ द फोर्थ सिंबल फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? लेफ्ट हैंड से फोर्थ सिंबल के सेवंथ राइट में कौन होगा? इसमें कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ये क्लास क्वेश्चन है ना। तो लेफ्ट हैंड आपका ये हुआ, लेफ्ट हैंड से फोर्थ सिंबल। हमेशा इंग्लिश मीडियम वाले मेरे बंधुओं हमेशा क्वेश्चन को रिवर्स पढ़ना ऐसे टॉपिक्स में, ठीक है। तो अब सबसे पहले मिला आपको लेफ्ट हैंड से फोर्थ सिंबल, तो 1 2 3 4 परसेंटेज मिला आपको। परसेंटेज के सेवंथ राइट में 1 2 3 4 5 6 7 टी हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई। बात खत्म। फिर क्या बोला? हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर बिटवीन द एलिमेंट विच इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? एलिमेंट विच इज एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। एट्थ में क्या होगा? 3 6 और ये 3 9, एट्थ हो जाएगा आपका ये डॉलर। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ फ्रॉम द एट्थ फ्रॉम द राइट हैंड, चलो कोई बात नहीं। तो 3 6 3 9 ये हुआ। एट्थ पूछा था राइट हैंड में, तो राइट हैंड में आपका हो जाएगा ये क्या? ग्रेटर देन। फिर बात करें सेवंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कोई बात नहीं है, क्यों हो जाएगा यहाँ पे? काउंट करना तुम्हारा वेस्ट थोड़ी हुआ, तो ये क्यों हो जाएगा यहाँ पे? पूछा क्या है आपसे? इनके बीच में कितने कॉन्सोनेंट होंगे? अब ध्यान से सुनना। 1 2 3, ये 4 भी होगा, है ना? 4 5 6 7 7 आपका होगा राइट आंसर, मींस मोर देन 6 आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। इफ द सेकंड हाफ ऑफ द सीरीज गिवन सीरीज इज रिटन इन रिवर्स लेटर, सेकंड हाफ, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? 25th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बहुत ही ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं। 3 6 3 9 3 12, फिर 3 अगेन और अगेन, इनको आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हो गए आपके 10 तिहाई 30 एलिमेंट हो रहे हैं, मतलब 15 का आपका ये यहां पे कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करेंगे। 3 5 15 काउंट करो, मतलब यहां तक आए आप, यहां तक आए। आपसे क्या बोला था कि सेकंड हाफ के लेटर पूरे रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? यहां तक तो ये पूरे इधर वाले राइट वाले पूरे रिवर्स हो जाएंगे। अगर ये रिवर्स होंगे, अब आप यहां से काउंट करो, तो देखो 15 तक तो यहीं तक आओगे ना, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड से पूछा कौन सा? 25th, 15 तक तो आ गए आप। 15 में आपका काउंट हुआ, एंड हुआ। अब ये रिवर्स होंगे तो आप इधर से काउंट कर दो ना, क्योंकि ये तो इधर आ जाएगा, ये तो इधर आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही तो आपसे पूछा था कि आपको 25th लेटर आपको बताना था। आपको सीरीज बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस स्मार्ट अप्रोच रखने की आवश्यकता है, और वो चीज आप रखना। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हम इनकी बात करते हैं कि यहां पे ये क्या बोल रहे हैं। डी इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, हु इज चाइल्ड ऑफ एफ एंड सी, ठीक है, स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है। डी इज ग्रैंडफादर ऑफ जी, ग्रैंडफादर होंगे मतलब इनके बीच में एक जनरेशन होगी, ये हो जाएंगे जी। फिर क्या बोला? जी हु इज चाइल्ड ऑफ एफ एंड सी के चाइल्ड होंगे, मतलब कि ये एफ एंड सी मैरिड कपल होंगे कहीं ना कहीं। अब एफ किधर होंगे और सी किधर होंगे, ये थोड़ा सा देखने का विषय रहेगा कि एफ सी और इधर भी एफ सी, कौन मेल कौन फीमेल, ये भी अभी देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डी ई आर सिबलिंग, तो ये ई जो हो गए ये सिबलिंग हो जाएंगे। ई इज द ओनली ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ब्रदर इन लॉ है मतलब मेल होंगे, और किसके ब्रदर इन लॉ है? बी के। तो बी इनकी कहीं ना कहीं डी के मैरिज हुई होगी, ठीक है, बी की इनकी मैरिज हुई होगी, क्योंकि ओनली ब्रदर इन लॉ है तो इनकी मैरिज हुई होगी, ये हो जाएंगी फीमेल। आगे बढ़ते हैं। फिर ई में ही बोल रहा है कि ब्रदर इन लॉ बी एंड एन अनमैरिड पर्सन, ई आपका अनमैरिड पर्सन एक होगा, मतलब ये अनमैरिड पर्सन होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमने बता ही दिया। ए इज डॉटर ऑफ डी, अगर ए इज डॉटर ऑफ डी हो रही है, डी तो आपके ये रहे, ए अगर डॉटर होंगी तो ए कहीं पे यहां पे आएंगी और ये फीमेल होंगी। बी इज मदर इन लॉ ऑफ सी, ये आपको बता दिया क्या कि आपका जो सी होगा वो यहां पे होगा और एफ आपका यहां पे होगा। क्यों? क्योंकि इनके ये जो भी होंगे हस्बैंड हो गया, वाइफ होंगे, लेकिन इनके जो माताजी होंगी
वही इनकी सासू अम्मा होंगी। ठीक है, इसलिए सी आपका यहां पे होगा, एफ सी का कंफ्यूजन यहां से आपका हट गया। आगे बढ़ते हैं। डी हैज ओनली 2 डॉटर्स नो सन, कि डी के सिर्फ डॉटर है, मतलब कि ये भी फीमेल होंगी और ये आपके मेल हो जाएंगे क्योंकि इनकी मैरिज हुई है। आगे बढ़ते हैं। जी का जेंडर आपको अभी तक यहां पे नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आगे का क्या हो रहा है। ए इज मैरिड टू एफ, इफ ए इज मैरिड टू एक्स, देन हाउ एक्स रिलेटेड टू जी। एक्स इज ए इज मैरिड टू एक्स, ए इज मैरिड टू एक्स और ये मेल होंगे। देन हाउ एक्स रिलेटेड टू जी, एक्स जो है जी से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स जो है जी के, ये हुई मम्मी जी के बहन मतलब कि मासी जी, और ये हो गए मौसा जी। ठीक है, तो ये हो जाएंगे मौसा जी, और मौसा जी को इंग्लिश में बोला जाता है अंकल। ठीक है, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा अंकल, मींस ऑप्शन नंबर ई। हाउ जी रिलेटेड टू ए, हाउ जी रिलेटेड टू ए, अब जी का तो यहां पे जेंडर ही नहीं मिला है, लेकिन ए से किस प्रकार संबंधित है, तो अगर ये मेल होंगे तो नेफ्यू होंगे और फीमेल होंगी तो नीस होंगी। ठीक है, तो नेफ्यू नीस मींस ऑप्शन ए एंड डी, नेफ्यू और नीस, ऑप्शन ए, ईदर ए और डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू एज पर द गिवन अरेंजमेंट, कौन सा ट्रू होगा। जी इज नीस ऑफ सी, जी इज नीस ऑफ सी, जी नहीं, जी तो मतलब उनका जेंडर भी नहीं पता है, और सी नीस, सी की तो नीस या नेफ्यू हो भी नहीं सकते, सी की तो जब होगी तो डॉटर होगी, तो सन होगा। चलो आगे बढ़ते, ये तो आपका गलत हुआ। एफ एंड जी आर द सेम जेंडर, एफ एंड जी आर सेम जेंडर। एफ जी का तो जेंडर ही नहीं पता है, कैसे बता पाओगे आप, बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे, इसको भी हटाओ। ई इज पैटर्नल अंकल ऑफ एफ, ई इज पैटर्नल अंकल ऑफ एफ, बिल्कुल सही बात है, पिताजी के भाई हैं इसीलिए ये पैटर्नल अंकल है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, ऑल द गिवन कंक्लूजन आर ट्रू, बिल्कुल नहीं हो रहा, दो तो आपके गलत हो गए, पूरे फॉल्स हो ही नहीं सकते, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द एक्सप्लोर, ईच ऑफ विच हैज एज मेनी लेटर एज देम इन द वर्ड एज इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, बोथ फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। यहां पे बात करते हैं एक्सप्लोर, है ना, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। ई एफ जी एच आई जे के नहीं हुआ, एक्स वाई जेड इसका होना नहीं है, पी क्यू आर एस टी इसका भी नहीं हुआ, एल एम एन ओ पी क्यू आर बिल्कुल नहीं हुआ, आर से कुछ होना नहीं है। ई एफ जी एच आई जे के कुछ नहीं हुआ, आर एस टी यू वी बिल्कुल नहीं हुआ, ओ पी क्यू आर एस इसका भी कुछ नहीं हुआ, एल एम एन ओ इसका भी कुछ नहीं हुआ, पी क्यू आर इसका तो कुछ होना नहीं है, मतलब यहां पे हो जाएगा नन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है, यहां पे क्या बोला, इफ इन द गिवन वर्ड सर्वाइवर्स all the letters are replaced by second preceding letters according to the English alphabetical series, then how many consonant are there in the newly formed word। हमेशा के लिए बता रहा हूं, अगर आपको आरबीआई असिस्टेंट आप देने जा रहे हो, आईबीपीएस क्लर्क देने जा रहे हो, एसबीआई क्लर्क देने जा रहे हो और आरआरबी क्लर्क देने जा रहे हो, हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, इन क्वेश्चन को पहले मॉक फॉर रिव्यू कर लेना, इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना अगर टाइम बचता है तो, अदरवाइज अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइम आपके लेते हैं। क्लियर है, सो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। ऐसे 2% पहले आपको जो मतलब कि 2 लेटर पहले जाना है, सेकंड प्रीसीडिंग आपको जाना है, तब देखो ऐसे पहले क्या होगा, क्यू आर एस होता है, क्यू आर एस तो क्यू आएगा, क्यू आएगा आपका, यहां पे आ गया क्यू, यू हो रहा है एस टी यू, फिर एस आएगा, आर हो रहा है पी क्यू आर, फिर वी हो रहा है टी यू वी, टी हो जाएगा आपका आई, एफ जी एच आई, जी एच आई तो जी हो जाएगा आपका, फिर आपका अगेन आपका वी हुआ तो टी हो जाएगा, ओ आपका हुआ, ओ अगर होगा तो एम एन ओ ये हो जाएगा आपका, आर आपका हुआ अगेन आप आर हुआ अगर आपका तो आर के लिए क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, पी क्यू आर, एस आपका हो रहा है अगेन एस हुआ, मतलब कि आपका ये क्यू हो जाएगा। क्या बोल रहा है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर, कॉन्सोनेंट कितने होंगे, पूरे कॉन्सोनेंट ही होंगे, मतलब कितने, 4 8 1 9 9 हो जाएंगे, मींस ऑप्शन नंबर ई इज योर राइट आंसर। क्लियर है, चलिए और आगे बढ़ते हैं।
इफ ऑड पोजिशन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड आर चेंज टू सक्सीडिंग लेटर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द न्यूली फाउंड वर्ड। अब बहुत ही ध्यान से सुनना, क्या बोला जा रहा है कि ऑड पोजीशन जितने भी लेफ्ट हैंड से जितने भी आपके लेटर्स होंगे उनको कितने सक्सीडिंग लेटर में, सक्सीडिंग लेटर में आपको चेंज कर दिया जाएगा। देन विच आर द फॉलोइंग विल बी नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन द न्यूली अल्फाबेटिकल सीरीज। अब इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना। आप एक बात बताओ, चेंज तो सबको कर रहे हो ना, चेंज तो सबको कर रहे हो ना, तो आप यहां से 9 आप क्या करो कि लेफ्ट हैंड से 9 आप ऐसे काउंट कर लो, तो 2 2 4 2 6 2 8 और ये 9 आपका आई हो गया, आई हुआ आपका 9। अब आई को भी आपको क्या करना है, इमीडिएट नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है, यही चीज आपसे बोली गई है, सक्सीडिंग लेटर में चेंज करना है, तो आई का जे हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सी। आपको क्यों लिखना है, वैसे लिखना ही नहीं है आपको, क्लियर है, बढ़े आगे। लेकिन अब इसमें एक चीज और ट्रिक और भी थी, ये हो गया ऑल दो कोई दिक्कत नहीं है। ऑड पोजीशन यहां पे बोला गया, इसीलिए मैंने 2 2 के काउंट किए थे, ये भी आप समझना थोड़ा सा कि 2 2 का काउंट किया मतलब टी तक आया 8 होता है इवन नंबर, आपका जो 9 होता है वो होता है ऑड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। और ये आपको ये भी अल्फान्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन होता है, लेकिन ये न्यूमेरिक सीरीज आपकी होती है पेयरिंग वाली, है ना, इनकी बात करते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन द नंबर, सभी डिजिट को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा। बहुत ही ध्यान से सुनना। देखो आपको क्या चाहिए, अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में पूरे डिजिट्स को आप अरेंज कर रहे हो तो आपको सबसे छोटे नंबर से मतलब है ना, इधर सबसे छोटा होगा 2, इधर सबसे छोटा होगा 3, इधर सबसे छोटा होगा 4, इधर क्या होगा 5 और इधर सबसे छोटा होगा क्या 2। अब 2 2 सेम हो गए तो यहां पे आप सेकंड डिजिट लिख लो, इससे बड़ी होगी 6 और इससे बड़ी होगी कौन 5। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है सेकंड हाईएस्ट, तो हाईएस्ट तो आपका ये वाला हो रहा है ना, सेकंड हाईएस्ट आपका ये हो जाएगा, तो 947 आपका आंसर होगा। क्या बोलते हो, क्लियर है। अप्रोच पे जाओ बस, आप बिल्कुल ये चीज मत देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, बस अप्रोच बस सही रखना, बाकी सब कुछ सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इफ ऑल द डिजिट्स आर एडेड विद इन द नंबर, if all the digits are added within the number, then which of the following number will give the resultant as a prime number। क्या बोल रहा है आपसे, अगर सभी डिजिट को विद इन द नंबर हम अरेंज कर लें तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि एज ए रिजल्टेंट आपको प्राइम नंबर देंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, जो कि या तो खुद से डिविजिबल होता है या तो 1 से डिविजिबल होता है। क्लियर है, आप समझो यहां 2 + 9 11, 11 + 6 17, 17 एक प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल होता है, 17 एक प्राइम नंबर होता है, मतलब एक तो आपको मिल गया, यहीं पे देख लो, ये तो आपको मिला। फिर 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 आपका नहीं होता। 9 + 4, हालांकि एक चीज आप इसमें और भी समझ सकते हो, 2 आपके ऑड नंबर हो रहे हैं, उनका सम होगा इवन नंबर, और इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो इवन नंबर ही आएगा। फिर आप यहां पे देखो 5 + 9 कितना था 14, 14 + 6 20, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, होगा ये भी नहीं, क्योंकि आपके 2 ये हो रहे हैं कौन, ऑड नंबर, और ऑड नंबर का 2 का सम करोगे तो इवन नंबर आएगा, और इवन नंबर में इवन नंबर का सम करोगे तो ये भी इवन नंबर आएगा, और प्राइम नंबर आपका नहीं होगा। मींस ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्लियर है इतनी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स विच आर सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर एंड थर्ड डिजिट ऑफ द लोवेस्ट नंबर। क्या बोल रहा है कि सेकंड डिजिट ऑफ हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर अभी कौन सा हो रहा है, हाईएस्ट नंबर अभी कौन सा हो रहा है 947। फिर क्या बोल रहा है, इसकी हाईएस्ट डिजिट क्या होगी 9। फिर क्या बोल रहा है कि थर्ड डिजिट, सेकंड डिजिट बोला है ना, इसकी सेकंड डिजिट बोला है ना, तो सेकंड डिजिट हो जाएगी इसकी 4। और फिर यहां पे क्या बोला है, थर्ड डिजिट ऑफ थर्ड लोवेस्ट नंबर। थर्ड लोवेस्ट नंबर देखो, सबसे लोवेस्ट आपका ये होगा, फिर ये होगा, और फिर ये होगा, यही होगा, यही होगा। अब देखो ये हुआ आपका क्या, थर्ड लोवेस्ट नंबर, इसकी चाहिए थर्ड डिजिट, मतलब कि ये 9, तो ये हो जाएगा 9। पूछा क्या है प्रोडक्ट, तो 9 चौको 36, 36, 9 4 36, है ना, जो इंग्लिश मीडियम वाले नहीं समझ पाते बेचारे। इफ द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज विद इन द नंबर, देन फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज फोर्थ हाईएस्ट। ये है थोड़ा सा आपको घुमाने वाला क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से सुनना। आपसे क्या किया,
फर्स्ट और थर्ड को चेंज किया, फिर फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर लिया। एग्जैक्टली किया क्या, देखो फर्स्ट और थर्ड हमारे चेंज हुए, ये हो गए। फिर सेकंड और किसको चेंज किया, फिर सबसे पहले चेंज किया फर्स्ट और थर्ड को, फिर फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर लिया। मतलब देखो जो पहला वाला है वो तो बाद में जाएगा ही, बस इसके बाद जो ये जाएंगे इन दोनों का ऑर्डर आप चेंज कर दो, इसके बाद ऑर्डर आप चेंज कर दो। तो इसमें यूनिट डिजिट में 9 आएगा, इसमें 9 आएगा। कुल मिला के फर्स्ट और सेकंड डिजिट आपके चेंज हो रहे हैं ना, ऐसा आप समझो। फर्स्ट और डिजिट आपको, क्योंकि आपको क्या पूछा है, फोर्थ हाईएस्ट आपसे पूछा है, आपको मतलब है फर्स्ट डिजिट से, तो आप सिर्फ इतने में ध्यान दो, कितने में, फर्स्ट और सेकंड डिजिट में। बाकी आपको फर्स्ट और थर्ड से कोई लेना देना नहीं है, यहां पे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि थर्ड जो आपका थर्ड फर्स्ट में आ रही है तो फर्स्ट के साथ चेंज होके वो तो सेकंड में ही जाएगी ना। तो अभी तो इसमें ही ध्यान दो। अगर हमारा कहीं पे ऐसा होता है कि कोई नंबर हमारा ऐसा आता है कि वो नंबर कहीं ना कहीं सेम नंबर अगर आपके पास है, तो सेकंड डिजिट को अगर देखा जाएगा तब की बात अलग है। लेकिन अभी आप समझो, अभी 9 यहां पे आएगा, फिर यहां पे 3 आएगा, फिर यहां पे 4 आएगा, फिर यहां पे 5 आएगा, और फिर यहां पे 2 आएगा। एक भी नंबर आपके कहीं पर भी मतलब एक बोलना चाहिए कि आपके क्रॉस नहीं किए, ठीक है। पूरे नंबर सब पूरे डिस्टिंक्ट नंबर हो रहे हैं, सेम नंबर एक भी नहीं हो रहा है। पूछा क्या आपसे, फोर्थ हाईएस्ट सबसे बड़ा होगा नंबर आपका 9, फिर होगा 5, फिर होगा 4, और फिर होगा 3, 538 इज योर राइट आंसर। बात खत्म। क्यों लिखना है पूरा एक्सचेंज करके, उनको पहले लिखोगे आप फिर आंसर करोगे, ऐसा नहीं करना है। आप क्रक्स को समझो कि फर्स्ट और थर्ड को चेंज कर रहा है, लेकिन फिर थर्ड आपकी आएगी फर्स्ट पे, फिर फर्स्ट और सेकंड को चेंज कर रहा है। तो अल्टीमेटली जो सेकंड वाली डिजिट है फर्स्ट में तो वही आएगी ना, और वही तो आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट बताएगी। तो आप फर्स्ट और सेकंड को चेंज करके माला माल रहा हो मस्त, ठीक है। चलिए बात करते हैं इनकी। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इनको अच्छा ये तो मैंने कर ही लिया हमने, लास्ट क्वेश्चन मतलब ये 20th क्वेश्चन आपका। इफ 2 इज एडेड टू दी ऑल दी नंबर्स, कि अगर 2 सभी नंबर्स में अगर ऐड कर दिया जाए, हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4, कितने ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, चलिए अब इनके देखते हैं हम कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा कुछ ऐसा मैसेज आ गया था, सो उसकी वजह से हमको करना पड़ा। चलिए बढ़ते हैं। अगर क्या बोल रहा है आपसे कि 2 को अगर हमको इनमें एडिट कर दिया जाए, 2 को अगर इनमें ऐड कर दिया जाए, देन कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जो कि 4 से डिविजिबल होंगे। पहली बात एक बात बताओ कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। लास्ट की जो 2 डिजिट होंगी वो आपकी 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखो यहां पे अगर हम इसमें 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 298 क्या 98 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा और ये जाएगा 4 4 जा जाएगा, ये 2 इसमें बच जाएगा, नहीं है। यहां पे 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 540, 44 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो ये आपका डिविजिबल माना जाएगा। यहां पे तो ये 2 ऐड करोगे तो ये तो ऑड नंबर है, ये तो 4 से डिविजिबल होने से रहा। यहां पे भी 2 ऐड करोगे, ये भी ऑड नंबर है, ये भी आपका होने से रहा। यहां पर भी 2 ऐड करोगे तो होने से रहा। इसका मतलब सिर्फ एक नंबर होगा 531 और ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे सेशन। आज के सेशन में इतना ही था, क्योंकि आज हमको एग्जैक्टली ये बताना था कि आपको कैसे एग्जाम को एक माइंडसेट लेके आपको जाना है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड आपका पेपर था। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। सो इतनी चीज को आप ध्यान रखेंगे और अच्छे से पेपर देके आएंगे। बाकी और भी क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।